जैसा कि हम लोग जो पढ़ रहे थे संधि, सामान्य हिंदी में हम लोग संधि का अध्ययन कर रहे थे, ठीक उसी के आगे अध्ययन आज हम लोग करेंगे जी। जैसे अब हम लोग पढ़ रहे थे संधि, हम लोगों ने वर्ण पढ़ा, फिर वर्णों से वर्ण का जो योग होता है उस चीज का अध्ययन हम आगे करेंगे। पहले हम लोगों ने वर्ण जाना, वर्ण है क्या, वर्ण के विभाजन क्या क्या है, वर्ण को जब व्यवस्थित रहता है किन रूप में लिखा जाता है, उसके क्या क्या अर्थ हैं, ये सब चीज हम लोगों ने जानी। अब इसके बाद यदि वर्ण के बाद वर्ण आता है, ये दोनों का योग करना होता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं हम? संधि। क्या कहते हैं? संधि। संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम लोगों ने आगे पढ़ लिया है। संधि में किन किन चीजों का होना आवश्यक है, यह चीज भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। और उसके बाद संधि में जो विकार होता है, दो या दो से अधिक वर्णों का जो मेल होता है, या उससे जो विकार उत्पन्न होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, इसको चीज को हम लोगों ने जाना। जैसे संधि विकार में था आदेश था, आगम था, लोप था, प्रतिभाव था, या सिर्फ हम लोगों ने पढ़ा संधि होने के लिए क्या आवश्यक है, या किन किन चीजों की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है, अर्थात संधि के कितने पद होते हैं, यह चीज हम लोगों ने जाना। संधि जो होता है यह पद के किस वर्ण में होता है, इस चीज को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका है। और उसके बाद संधि जानने से पूर्व एक चीज हमें यह भी जानना था कि वर्ण विन्यास क्या है, या वर्णों का विन्यास या वर्णों का बिखराव कैसे किया जाता है, इस चीज को हम लोगों ने जान लिया। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को आज पढ़ना है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही बता दिया कि यहाँ वर्णों का योग होगा। अगर वर्ण का योग होगा इसका मतलब क्या है? स्वर व्यंजन जरूर आएंगे, स्वर व्यंजन आवश्यक रूप से आएंगे। इस प्रकार संधि तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन। नंबर एक है स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर दो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। नंबर तीन है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसके विषय में आप अध्ययन करेंगे कि स्वर क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है। ठीक, जैसे यदि प्रथम पदांत आपका स्वर आए, प्रथम पदांत स्वर प्लस स्वर आता है, तो दोनों के योग से जो संधि होगी उस संधि का नाम है स्वर संधि। यदि स्वर के बाद स्वर आता है तो उस संधि को क्या कहा जाएगा? स्वर संधि। ठीक, दूसरी चीज, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है क्या कि स्वर की संख्या 11 होती है, तो 11 + 11 बराबर कितना हो जाएगा? 22। ठीक, अब इसके बाद अगला नियम क्या है? यदि स्वर के बाद व्यंजन आता है, व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। या व्यंजन के बाद स्वर आता है तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि होगा। या व्यंजन के बाद यदि व्यंजन आता है तब क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। व्यंजन
संधि होगी, यहाँ भी व्यंजन संधि होगी, यहाँ पर स्वर संधि होगी। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। बात स्पष्ट हुई? और आगे चलते हैं। जैसे स्वर की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33 है, बराबर इसे हम 44 कह सकते हैं। ठीक, व्यंजन की संख्या 33 है प्लस स्वर की संख्या 11 है, इसे हम 44 कह सकते हैं। देखिए आप ट्रिक के माध्यम से भी जान सकते हैं। व्यंजन की संख्या 33 है, फिर व्यंजन की संख्या 33 है, हम इसे क्या कह सकते हैं? 66। 44 और 66 की जब बात होगी तब कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तब वहां पर व्यंजन संधि होगी। और जहां 22 की बात होगी वहां किस संधि की बात, कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम 22, 44 और 66 या हो जाएगा आपका व्यंजन या हो जाएगा आपका स्वर संधि। इसके बाद आता है आपका अगला नियम है, यदि विसर्ग हो, विसर्ग के पश्चात स्वर आता है तो यहां पर विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि होगी। यदि विसर्ग है, विसर्ग के पश्चात व्यंजन आता है तो वहां भी व्यंजन संधि विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि होगी। बात को बढ़िया समझ लीजिएगा। सर्वप्रथम हम यह जाने कि यदि स्वर प्रथम पदांत स्वर वर्ण आता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर होता है तो वहां पर स्वर संधि ही होगी। यदि प्रथम पदांत स्वर हो, उसके बाद व्यंजन हो, व्यंजन संधि, व्यंजन हो फिर स्वर हो, व्यंजन संधि, व्यंजन हो फिर व्यंजन आए तो व्यंजन संधि। विसर्ग के पश्चात यदि स्वर आता है विसर्ग संधि, विसर्ग के पश्चात यदि व्यंजन आता है तो विसर्ग संधि होगी। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि स्वर संधि है, इसकी पहचान या स्वर संधि के प्रकार, उप प्रकार को हम पढ़ेंगे। जैसा कि पूर्व में हमने परिभाषा पढ़ा है, 2 या 2 से अधिक वर्णों का योग हो या 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। यह चीज हमने पढ़ा है। अब परिभाषा क्या कहना है? स्वर संधि। पहला नंबर क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि परिभाषा वही पुरानी परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक स्वर वर्णों का योग हो, जब 2 स्वर वर्णों का योग हो तो उससे होने वाले विकार को, उससे होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। कार्य तात्पर्य क्या है कि प्रथम पदांत यदि स्वर वर्ण हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि स्वर होता है तो दोनों के विकार से अर्थात दोनों के परिवर्तन से जो रूप बनता है उसे हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं, उसे हम स्वर संधि कहेंगे। बात स्पष्ट हुई? जैसे
विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। इसमें क्या है, प्रथम पदांत अंतिम वर्ण बड़ा आ है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ा आ है, दोनों मिलकर के बड़ा आ बन जाता है। विकार हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी संधि होगी, आपकी स्वर संधि होगी। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, नदी धन ईश। यहां देखेंगे बड़ी ई है, फिर इसके बाद बड़ी ई है, दोनों क्या है, स्वर है, दोनों की योग से क्या होगा, बड़ी ई बनेगा। यहाँ कौन सी संधि होगी, आपकी स्वर संधि होगी। परिभाषा के अनुसार दो वर्णों का योग हो, लेकिन क्या हो, यदि वो स्वर वर्ण है तब क्या हो जाएगा, वहां पर स्वर संधि होगी। और उदाहरण ले लेते हैं, भान धन उदय। यहां पर आपका छोटा उ है, इसके बाद छोटा उ है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा उ बन जाएगा, अर्थात स्वर यह भी है, स्वर ये भी है। कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। स्वर है, स्वर है, स्वर है, स्वर है, और जो विकार के बाद बना हुआ शब्द है या क्या हो गया, स्वर ही बन रहा है। कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। बात स्पष्ट हुई। चलिए अब इसके आगे हम यह जानेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार हम आज जानेंगे। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अब पांचों कौन कौन से हैं उसके विषय में जानेंगे। पहला क्या है, दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या है, यड़ स्वर संधि। तीसरा क्या है, गुण स्वर संधि। चौथा क्या है, अयादि स्वर संधि। अगला क्या है, वृद्धि स्वर संधि। संधियां में स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5, 2, 3, 4, 5। कहने का तात्पर्य है कि इतनी संधियों में जो भी बात होगी 11 अर्थात स्वर के विषय में ही बात होगी। यहाँ प्रथम पदांत आपका 11 रहेगा, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी आपका 11 ही रहेगा, और इन दोनों से जो विकार होगा, इन दोनों के योग से संयोग से जो भी वर्ण बनेगा वो 11 ही बनेगा। वो क्या बनेगा, 11 ही बनेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब संधि को पढ़ने से पूर्व हम इसकी कुछ पहचान जानेंगे। पहचान कि हम जिसे देखते ही परीक्षा में सरलतम तरीके से हल कर सकें। जैसे दीर्घ है, हम सर्वप्रथम अपने हिंदी वर्णमाला के स्वर में चलेंगे। हिंदी वर्णमाला के स्वर में चलते हैं, वहां जब दीर्घ संधि की बात होगी, अर्थात यहां हम एक बना सकते हैं पहचान। कैसे हम पहचानेंगे, ट्रिक के माध्यम से
हम कैसे पहचानेंगे इसमें कौन सी संधि है? बिना किसी सूत्र के, बिना किसी गुणा भाग के हम देखते ही तुरंत पहचान जाए इसमें कौन सी संधि है। यदि दीर्घ संधि है तो वहां पर आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और संस्कृत में विधान है बड़ी दी का। यदि ये चारों वर्ण मिल जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। बात स्पष्ट हुई? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री संस्कृत में विधान है, हिंदी में बड़ी री का कोई विधान नहीं। तो हिंदी के लिए मुख्य रूप से हमें तीन ही जानना है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। यदि तीनों मिल जाते हैं योग के पश्चात तो वहां पर क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। यह स्वर संधि, यह स्वर संधि की पहचान क्या है? यदि या, रा, ला, वा वर्ण के पूर्व में यदि आधा वर्ण होता है, यदि या, रा, ला, वा के पूर्व में आधा वर्ण मिल जाता है तो वहां पर क्या होगा? आपका यह स्वर संधि होगी। इसके बाद आता है गुण में। गुण में क्या है? आपका ए की मात्रा हो चाहे ओ की मात्रा हो, यदि ऐसी स्थिति पर, हाँ, संस्कृत में विधान है अर और अल का। अर और अल का कहने तात्पर्य क्या है कि यदि चारों स्थितियां बन जाती हैं तो वहां पर गुण स्वर संधि होगी। लेकिन मुख्य रूप से हमें जानना क्या है? ये दो रूप मिल जाते हैं तो वहां पर क्या होगा? आपका गुण स्वर संधि होगी। इसके बाद आता है अयाज। अयाज स्वर संधि की पहचान क्या है? यदि अय, अव, आय, आव, यदि ये चारों मिल जाते हैं तो वहां पर अयाज स्वर संधि होगी। यदि ये चारों मिल जाएं तो वहां पर क्या होगा? कि अयाज स्वर संधि होगी। अय हो, अव हो, आय हो, आय, ये चारों यदि मिल जाते हैं तो वहां पर आपका अयाज स्वर संधि होगा। इसके बाद आता है वृद्धि। वृद्धि में क्या होता है? यदि आय की मात्रा मिल जाए और अव की मात्रा मिल जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका वृद्धि स्वर संधि होगा। वृद्धि स्वर संधि होगा। अब अय इस रूप में, अव इस रूप में लिखा जाता है, लेकिन मात्रा इन दोनों की यह है। और यहाँ ए जब लिखा जाता है, ए इस रूप में लिखा जाएगा लेकिन मात्रा इसमें एक लगेगी और ओ की मात्रा आपकी इस प्रकार से होगी। एक प्रकार से हम यह भी जान सकते हैं जहां पर आपको एक चोटी दिखे वहां पर गुण, जहां पर दो चोटी दिखे वहां पर वृद्धि स्वर संधि होगा। अब ऐसा आपको जैसे ही मिले जहां तुरंत आप संधि लगा देंगे, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता। अब एक एक संधि के विषय में हम विस्तृत व्याख्या आगे बढ़ रहे हैं। किसी कुछ दिक्कत, कोई प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख दीजिए, उसका उत्तर दिया जाएगा। अब चाहे आप, ये तो हो गए आपके जो आप संधियों से पहले से परिचित हैं, उसके विषय में हम लोगों ने जाना। अब हम स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि में दीर्घ हमें पढ़ना है, लेकिन पहले हम स्वर के विषय में तो जाने कौन कौन से वर्ण स्वर हैं। स्वर में आपका छोटा आ आता है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ,
पढ़ लीजिए, जो आपको सरल लगेगा हम उसी विषय में पढ़ा देंगे। जैसे एक नियम क्या है, यदि जो आपके 11 स्वर हैं, इन स्वर को हम निरंतर पहले इस स्वर को एक बार इसमें स्वयं पूरा किया जाएगा। अगर स्वयं में यदि आ के बाद आ आता है तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका इसके साथ, अगर इसके साथ पूरा किया जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। बात खूब बढ़िया से समझ लीजिए। 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं, 11 स्वर का 11 बार पूरा होगा तो क्या होगा, 121। अर्थात जब हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लाएंगे तो 121 जोड़े इसके बनेंगे इस नियम के अनुसार, और उसी में आपका समस्त स्वर संधि समाप्त हो जाएगा। चाहे आप इस रूप में देख लीजिए, जैसे एक बार हमने कहा जो आपका पहला जोड़ा क्या बनता है, यदि आ हो, आ के बाद आ आए, हमने कहा इसका एक बार स्वतः से पूरा करिए, आ के बाद ये आता है तो बराबर क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। अब एक बार इसका इसके बगल में कर दीजिए, यदि आ हो, आ के बाद यदि बड़ा आ आता है तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। अब एक बार इसका स्वयं से पूरा होगा, यदि बड़ा आ के बाद बड़ा आ आता है तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। एक बार इसका इसके साथ पूरा होगा, यदि बड़ा आ के बाद छोटा आ आए तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। अर्थात ये 4 स्थितियां आपकी तैयार हो गई। अब इसके बाद इसका इसके साथ पूरा होगा, एक बार स्वतः होगा, एक बार बगल में होगा। पहले समान का समान रूप से पूरा कर लीजिए, इसके बाद समान का विपरीत से पूरा कर लीजिए, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे छोटी ई है, छोटी ई के बाद छोटी ई आता है, क्या हो जाएगा, बड़ी ई। यदि छोटी ई के बाद बड़ी ई आ जाए, छोटी ई के बाद बड़ी ई आ जाता है, इसका उत्तर आपको बड़ी ई मिलेगा। यदि इसका बड़ी ई है, बड़ी ई के बाद बड़ी ई आता है तो इसका उत्तर क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। यदि बड़ी ई के बाद छोटी ई आ जाए, बड़ी ई के बाद छोटी ई आ जाए तो इसका उत्तर बड़ी ई मिलेगा। अर्थात 4 स्थितियां इसकी हो गई, 4 स्थितियां इसकी हो गई। कहने तात्पर्य क्या है, 4 जोड़ा इसका, 4 जोड़ा इसका। अब तक हम लोगों ने कितना पढ़ा, 8 जोड़ा पढ़ लिया। 8 जोड़ा का कहने तात्पर्य क्या है, 121 जोड़े में 8 जोड़े को घटा देंगे, जितना बचेगा उतना भी हमें जोड़े के रूप में आगे पढ़ना है। अब इसके बाद हम देखते हैं उ बचता है। यदि छोटा उ के बाद छोटा उ आए तब क्या बनेगा, बड़ा उ। यदि छोटा उ के बाद बड़ा उ आए क्या बनेगा, बड़ा उ। यदि बड़ा उ के बाद बड़ा उ आए क्या बनेगा, बड़ा उ। यदि बड़ा उ के बाद छोटा उ आए तो क्या बनेगा, बड़ा उ। 4 जोड़े इसके भी तैयार हो गए। अब इसके साथ में कोई वर्ण नहीं है, इसलिए इसका स्वतः से गुणा किया जाता है और संस्कृत में इसका एक बड़ा री मान लिया गया है। ऐसा विधान संस्कृत में है, हिंदी में कोई विधान नहीं है। ठीक, तो बढ़िया बात समझ लीजिएगा। एक बार पढ़िए और ये अंतिम बार मान चलिए, इसके बाद हमें संधि नहीं पढ़ना है। इसी क्लासरूम में ही आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। चाहे जो परीक्षा आप देने जाएं, समस्त एक दिवसीय परीक्षा जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, पढ़ाए गए प्रश्नों को एक बार आप पूरा देख करके जाइए, आपका कोई भी प्रश्न छूट नहीं सकता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, इसके बाद आता है आपका री। जो संस्कृत में विधान है उसके विषय में विचार करते हैं। री के बाद यदि छोटी री आता है तो क्या बनता है, बड़ी री। यदि बड़ी री के बाद छोटी री आता है तब क्या बनेगा, बड़ी री।
यदि बड़ी री आए, बड़ी री के बाद बड़ी री आता है, क्या बनेगा? बड़ी री बनेगा। यदि छोटी री हो, इसके बाद बड़ी री आता है, क्या बनेगा? यहाँ पर बड़ी री। यहाँ बड़ी री कहने का तात्पर्य क्या है? किसी के आगे एक बार ऐसे मात्रा और लगा दी जाती है, तब वह जो बताता है वो बड़ी री का रूप माना जाता है। 4 जोड़ा इसके हो गए। ये तो हो गए आपके सामान की स्थिति में। इसी सामान की स्थिति को यहाँ तक जब देखा जाता है, कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसके हरस्थ होते हैं, हरस्थ के जिनके दीर्घ होते हैं, तो क्या कहे जाते हैं? आपके स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि कहे जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। अब इसके विषय में हम इसके सूत्र के विषय में थोड़ा जानेंगे। सूत्र क्या है? दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र तो संस्कृत में है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ ये संस्कृत का सूत्र है, संस्कृत में लिखा गया है। इसका अर्थ क्या है, इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है। और इसके बाद आप लोग निश्चित समय पर उपस्थित हो जाएं। कल आपकी कक्षा ठीक 5 बजे चलेगी। आज कुछ तकनीकी कमी के कारण कक्षा कुछ विलंब चला, 1-2 मिनट। ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ संध्या। आप लोगों ने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।